नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर 10 को। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप सर्च करें स्टडी विज्ञान प्रकाश और इसे ज्वाइन आप जरूर कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग जो भी सूचनाएँ होती हैं उसकी PDF आपको भेज दी जाती है। जो भी वीडियोज अपलोड होते हैं उसकी अग्रिम सूचना भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती में पाठ्यक्रम के बारे में। तो जो भी विषय आपका होगा उससे संबंधित पूरा एक पार्ट होगा, लेकिन जो पहला पार्ट होगा उसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के प्रश्न देखेंगे आप। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि जो डेली का करंट अफेयर है उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अगर आप कहें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं मानता हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अपेक्षाकृत भारत के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के। भारत का भूगोल, ये कभी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। भारतीय राजनीति और शासन, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति और आधिकारिक प्रकरण आदि से संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत सतत विकास से संबंधित क्वेश्चन, गरीबी से संबंधित, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित जो योजनाएं, जो प्लानिंग्स, जो इनिशिएटिव्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आप देखेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन भी आप पाएंगे। सामान्य विज्ञान एक बहुत ही कॉमन पोर्शन है, इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आप देखेंगे। इसके अलावा तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो एनालॉजीज, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो आप पहले पार्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो आप इसकी तैयारी 30 दिन में कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। इसकी तैयारी आपको लॉन्ग टाइम करनी होगी और तभी आप इस बार अपने सपने को सच कर पाएंगे। तो आपके जो सपने हैं उसको सच करने के लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। नियमित रूप से आप लोग इसे ज्वाइन करें और निश्चित रूप से ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके स्कोर को सबसे ऊपर रखने में आपकी मदद करेगी। आपके सिलेक्शन में यह बेहद मददगार होगी। तो कुल मिला के 10 प्रश्न आज हम लोग करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। और आप बताइए कि कितने प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं। जितना प्रश्न उतना प्रतिशत, उतना 10% में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। ये हैं आपके ऑप्शन: श्रीमती एनी बेसेंट, श्रेयलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू या फिर मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। आसान प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए से रखा है कि आसान प्रश्नों में एग्ज़ाम के समय गलती नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्च 1946 में। तारीख थी 24 मार्च की। और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये आपको बिल्कुल पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 1929 में 1929 में खुदाई खिदमतगार जो एक संस्था बनी थी, इसको संगठित किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर होगा इसका अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इसे आप। अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को, याद रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो अन्य विटामिन होते हैं उसको भी रासायनिक भाषा में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी मुख्य रूप से होने वाला रोग है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन भी। और विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरोडेक्सामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 बायोटिन के नाम से जाना जाता है। स्किन और बालों से संबंधित जो रोग होते हैं वो इसी की कमी से होते हैं। विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड।
और B12 को साइनोकोबाल्मिन, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया बस उसी से जुड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अब आपको बताना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल, ये विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विटामिन के नाम है वो आपके मन में आने चाहिए। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए, तो जीरोफ्लैथेमिया नामक रोग होता है इससे, ये सही है। टोकोफेरॉल, यह विटामिन कौन सा विटामिन है? विटामिन ई है टोकोफेरॉल। तो विटामिन जो ई होता है उसकी कमी से वेरी नामक रोग नहीं होता है। वेरी नामक जो रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। साइनोकोबाल्मिन मतलब विटामिन B12 और इसकी कमी से होता है एनीमिया, जिसको आप रक्ताल्पता कहते हैं। अर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से होता है विटामिन D2 होता है, ये मैंने आपको वही बताया। तो इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है रिकेट्स। ठीक है, तो बेरी जो रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है और एक कुपोषण जन्य रोग माना जाएगा। विटामिन ई या टोकोफेरॉल यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और त्वचा की देखभाल करने के साथ साथ हृदय रोगों, बाझपन, मस्तिष्क की खराबी, रजोनिवृत्ति, दर्दनाक मासिक धर्म और नेत्र विकारों में, जो नेत्र यानी कि आई साइट से संबंधित जो विकार होते हैं, जो रोग होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, उसमें ये आपकी हेल्प करता है। और जो रक्त परिसंचरण है उसमें सुधार के लिए भी विटामिन ई टोकोफेरॉल काफ़ी उपयोगी है। बताइए कि इंसुलिन क्या होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? इंसुलिन, तो दोस्तों इंसुलिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन और इसे जो है पैंक्रियाज के द्वारा, पैंक्रियाज में एक लैंगर-हैंस द्वीप समकाएँ होती हैं, उसी से स्रावित होता है। और यही जो इंसुलिन होता है ये मधुमेह बीमारी के लिए जिम्मेदार है। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के जो टाइप 1, टाइप 2 नामक होते हैं मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं। तो इंसुलिन के प्राथमिक संरचना की खोज ब्रिटिश आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। याद रखना कि इंसुलिन की खोज की गई थी फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा, जिसके लिए उन्हें 1958 में रासायनिकी में यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो फ्रेडरिक सेंगर थे, मतलब इंसुलिन की जो प्राथमिक संरचना थी उसकी खोज किसने की थी? तो इनका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। तो ये जरूर याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों ये जो विधि होती है इसको आप कहते हैं हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस ही प्रयोग में लाई जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सहित दक्षिण एशिया में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति खाद्य तेल को वनस्पति घी या केवल वनस्पति भी कहते हैं। प्राय यह घी का सस्ता विकल्प माना जाता है और बहुत अधिक इसका प्रयोग भी लोग करते हैं। जो वनस्पति घी होती है यह मुख्यतः पाम ऑयल से बनती है और आपको बता दें कि ये बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। वनस्पति घी में ट्रांस फैट जो होता है बहुत अधिक होता है, लगभग 50%, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेकार होता है, इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आपको। और एक बात और आपको बता दें कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया जो होती है ये सपोर्टेड निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम या मध्यम दाब लगभग 3 से 10 बार, मतलब दाब की जो इकाई होती है वो बार होती है, आप जानते होंगे, तो 3 से 10 बार के बीच पर इसको पूरा किया जाता है। तो जरूर याद रखना इसको। एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? क्योंकि दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही नहीं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी। और इसकी क्षमता है 750 मेगावाट और ये बनेगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश। इसको आप याद रखना। भारतीय रेलवे के पहले केबल स्टे पुल का नाम बताइए। अब ये जो पुल है अभी निर्माणाधीन है, आप तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। ठीक है, कटरा और रियासी को। तो दोस्तों इसको नाम दिया गया है अंजी खाद ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल
इसको नाम दिया गया है अंजी खात पुल के निर्माण की जानकारी साझा की थी। और ये जो घटना है ये पिछले वर्ष 2020 की है। इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन, जिसको KRCL कहते हैं, KRCL के द्वारा इसे बनाया जाएगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक हिस्सा होगा। अंजी खात ब्रिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम्स। भारत को अगस्त 2021 के लिए किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नहीं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जी हाँ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो UNSC का अध्यक्ष बन गया है भारत, कब? अगस्त 2021 के लिए। वर्तमान में यानी कि मई के महीने में UNSC का जो अध्यक्ष है वो चाइना है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी तौर पर भारत का अगस्त 2021 में 15 देशों की शक्तिशाली परिषद का अध्यक्ष बनेगा भारत। और हर सदस्य जो होते हैं UNSC के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो बारी बारी से 1 महीने के लिए अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता कार्यालय के अनुसार भारत अगस्त 2021 और फिर 2022 में भी 1 महीने के लिए अध्यक्ष बनेगा। तो 2021 और 22 में एक महीने के लिए भारत अध्यक्षता करेगा UNSC का। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न और ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नियमित रूप से आपको जो है ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें, आपकी तैयारी शानदार तरीके से चलती रहे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी से हम आपके लिए बिल्कुल सही टाइम पर वीडियो लेकर उपस्थित हो पाते हैं। तो अब एक प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा कि मुक्केबाजी में TKO क्या होता है? TKO, तो ये हैं आपके ऑप्शन और आप गूगल करिए या फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ पर सर्च करिए, लेकिन इसका आंसर आप लोग ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा और आंसर लगातार लिखते रहिए, बिल्कुल भी इसमें कोई कोताही आप लोग मत बरतिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो पूरी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।